जनरल साइंस के इस स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में हम एनसीईआरटी बेस्ड और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं, जिसे डिटेल में कवर किया जाता है, जिससे कि जनरल साइंस बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आने वाले समय में आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने जाएंगे, आप उसमें जनरल साइंस के अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। आज हमारा ये दूसरा सेट है, हमने एक सेट इसका किया है। आप अगर उसे नहीं देखें तो आप जरूर उसे देखिएगा। चलिए आज दूसरे सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि कृत्रिम उर्वरक यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की आवश्यकता किसे पड़ेगी? प्लांट्स को पड़ेगा, ठीक है, पौधों को पड़ेगा, पेड़ पौधों को पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है अब प्लांट्स को होती है। तो कहता है कि प्लांट्स में जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो दिए जाते हैं, जो कृत्रिम उर्वरक दिए जाते हैं, उसमें सामान्य रूप से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो देखिए आपने सुना भी होगा, अगर आप किसान परिवार से हैं तो आपने सुना भी होगा एनपीके फर्टिलाइजर के बारे में। किसके बारे में? एनपीके फर्टिलाइजर के बारे में, जिसमें कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आप बताइए कि तीसरा तत्व कौन सा होगा? तो पोटेशियम होगा। देखिए प्लांट्स को जिस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी भी प्रकार से प्लांट्स को भी रोगों से बचाव करना है, प्लांट्स को भी मजबूती चाहिए, प्लांट्स को भी अपने विकास के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी कारण से तो ये फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है, ठीक है, खाना बनाएगा, खाना खाएगा, एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स को टोटल 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। प्लांट्स यानी कि पौधों को टोटल 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें कि हम इसे बांटते हैं। एक तो ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स, ऐसा ऐसा पोषक तत्व जिसका अधिक मात्रा में हमें चाहिए होता है, उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, दीर्घ पोषक तत्व, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता हमें थोड़ी बहुत पड़ती है, कम पड़ती है, तो कम मात्रा में, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं। उसे किस में रखते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं। तो जितने भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें उसके थ्रू, उस फर्टिलाइजर, उस कृत्रिम उर्वरक के थ्रू पौधों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है डिलीवरी किया जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता उसको पूरी करी जाती है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के थ्रू। तो टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स में 9 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत, 9 प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 8 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब 9 प्रकार के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से याद रख लीजिएगा, कार्बन होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जो आपका सल्फर होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होते हैं, और इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के द्वारा पौधों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पूरी कराई जाती है, ठीक है, जिसमें कि आप यहां पर देख रहे होंगे नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। तो जैसा जैसा फर्टिलाइजर है उसके अकॉर्डिंग उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। तो हमने यहां पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के बारे में देखा, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस पूछ रहा है, तो तीसरा जो तत्व होता है उसमें पोटेशियम होता है। क्या? तीसरा तत्व पोटेशियम होता है। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो पौधों को जिसकी आवश्यकता होती है? तो याद रख लीजिएगा, बोरोन होता है, क्लोरीन होता है, आपका कॉपर होता है, आयरन होता है, ठीक है, मैंगनीज होता है, मोलिब्डेनम होता है, निकेल और जिंक, ठीक है, याद रखिएगा ये सब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी आवश्यकता पौधों को कम पड़ती है। अब यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है पौधों को फोटोसिंथेसिस करवाने में, ठीक है, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस करवाने में, और प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन जो है सहायता करता है। अब पौधों को प्रोटीन की वजह से आवश्यकता है और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये खाना कैसे खाएगा? तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन पौधों के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अच्छा, फास्फोरस का काम क्या होता है? फास्फोरस किस लिए यूज किया जाए? देखिए, पौधों को जितने भी विकास होते हैं, पौधों में जितने भी तरीके के विकास, पौधों में जितने भी तरीका का डेवलपमेंट देखते हैं, चाहे वो जड़ों का विकास हो, चाहे फूल का विकास हो, कलियों का विकास हो, बीज का विकास हो, फलों का विकास हो, इन सबके विकास में, इन सबके डेवलपमेंट में जो है फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए ये भी बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। और अच्छा, पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम याद रखिएगा, पोटेशियम से पौधों को मजबूती प्रदान मिलता है, ठीक है, पौधों को मजबूती देने का काम, पौधों को मजबूती देने का काम पोटेशियम करता है। क्या करता है? पौधों को मजबूती देने का काम पोटेशियम करता है। रोगों
से भी बचाव करता है पोटेशियम। तो ये सब इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर अगर उसे अपने से पूरा नहीं हो रहा है तो कृत्रिम तरीके से उसे दिया जाता है ताकि पौधों को किसी भी इस चीज़ों की कमी से पौधे खराब ना हो जाए। तो चलिए पोटेशियम हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गे हैं, ठीक है। मग्गों के बारे में आप जानते होंगे, टम्बलर जिसमें कि हैंडल नहीं होता है, बस ग्लास होता है, गिलास टाइप से, ठीक है, आप कह सकते हैं गिलास टाइप से। अब कहता है इन मग्गों में एक दूसरा मग्गा और आ गया है, अब इसे हम ठंडे पानी के सहारे से कैसे अलग करेंगे? तो क्या करेंगे, अंदर वाले मग में हम ठंडा पानी डाल देंगे और जब ठंडा पानी आप डालते हैं तो क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आप जो मॉलिक्यूल्स जो ठंडे पानी के बदौलत, तो जैसे ही ठंडा पानी हम डालेंगे अंदर वाले मग्गे में तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को धीरे धीरे छोड़ने लगेगा और इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। तो अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर ये कर सकते हैं। देखिए हीट का जो एक कंडक्शन कैसे होता है, हीट के द्वारा जो कंडक्शन है, कॉन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये सबको अच्छे से पढ़ने से, या फिर हीट जब देते हैं तो कैसे किसी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल में एनर्जी आ जाता है और वो एनर्जी आने से फिर क्या होता है, एकदम पूरा वो एनर्जाइज होकर के आपस में टकराने लगता है, कोलाइड करने लगता है और उसकी गति जो होती है मॉलिक्यूल्स की तेज हो जाती है। और जैसे ही ठंडा हम उसे करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसकी गति धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। तो ये सब कुछ कारण है, इसको डिटेल में कभी हम करने वाले हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है, यह किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यानी कि इससे पहले हम जानते थे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर पूरा जो सौर या फिर पूरा जो ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, हर एक चीज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा जानते थे। लेकिन बाद में एक थ्योरी आया जिसे कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, जिसे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। किसे? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि हीलियोसेंट्रिक, पहले से देख लेते हैं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि इसे कहा जाता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहा जाता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में कब? 1543 ईस्वी की बात है। 1543 ईस्वी की बात है। निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में बताया। निकोलस कॉपरनिकस, तो इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि सूर्य जो है, यानी कि सन जो है, एक सेंट्रल बॉडी है पूरे सोलर सिस्टम का। सन इज द सेंट्रल बॉडी, सन इज द central body ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड हैं, क्षुद्र ग्रह, हर एक चीज सन के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। हर एक चीज सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है, हर एक चीज सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो ये तो 1543 में बात हुई। अच्छा, इसके पहले कौन सा सिद्धांत चलता था? तो इसके पहले सिद्धांत चलता था जियोसेंट्रिक थ्योरी। मतलब लोग ये समझते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी के थ्रू, जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत। तो जैसा अभी हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर हर एक जो जितने भी क्या बोलते हैं प्लैनेट्स हैं या फिर जो भी आकाशीय पिंड हैं, वो सारे के सारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ऐसा जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में किसने बताया था? तो सेकेंड एडी में, यानी कि दूसरे शताब्दी में, सेकेंड एडी में टॉलमी नाम के ज्योग्राफिस्ट थे, ठीक है, भूगोलवेता थे टॉलमी नाम के। तो इन्होंने क्या कहा था कि देखिए पृथ्वी के चारों ओर जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और लगभग दूसरी शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक जो है यही बात चलते रहा कि पृथ्वी के चारों ओर जो है जो सारे आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी के आसपास में बताया कि ऐसा नहीं है, सूर्य के चारों ओर पूरा सोलर सिस्टम चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागरों में जो ज्वार भाटा आप देखते हैं, जो टाइड, ज्वार का मतलब टाइड और भाटा का मतलब इब, ये जो आप देखते हैं, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसकी उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से या फिर उसके जो अट्रैक्शन से ये होता है, ये आपका ज्वार भाटा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ज्वार भाटा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, यहां से ये बात कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का उपग्रह सैटेलाइट चंद्रमा है और ये आपका सूर्य है। मान लिया ये आपका सूर्य है, ठीक है। अब पृथ्वी, अर्थ, मून और सन,
जब एक लाइन में होते हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज एक लाइन में जब होते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है सीजीगी। क्या कहा जाता है? सीजीगी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज एक लाइन में होता है तो उसे सीजीगी कहा जाता है। और जब ये एक लाइन में होगा, चूंकि पृथ्वी पर पानी है, पानी ही पानी है, सच आप जानते हैं 70% एरिया पृथ्वी पर पानी ही है, ठीक है, एरिया पर पानी ही फैला है। तो कहता है कि इस समय जब एक लाइन में होता है तो इस समय जो इसके चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त अट्रैक्शन, इन दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर। इसका खींचने का कुछ क्षमता होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या करेगा? ये चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर पृथ्वी पर जो इस साइड में, जानते हैं कि पृथ्वी पर इस साइड में जो समुद्र होगा या सागर होगा, ये क्या करेगा? इन दोनों के इफेक्ट से, चंद्रमा और सूर्य दोनों के इफेक्ट से क्या होगा? ये इसको अपनी ओर खींचेगा और पानी कुछ दूर तक, जो जल है, समुद्र का जो जल है, ये कुछ दूर तक ऊपर उठ जाता है। और जब ये कुछ दूर तक ऊपर उठेगा, आप जानते हैं कि जब कोई चीज कुछ दूर तक ऊपर उठेगा एक साइड में, तो ये क्या करेगा? न्यूटन थर्ड लॉ आप जानते होंगे कि जब ये एक तरफ से ये कुछ दूर ऊपर उठेगा तो इसके जस्ट अपोजिट में जो जल या समुद्र होगा, उसके भी पानी इसको बैलेंस करने के लिए इधर ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये जो ज्वार भाटा होता है, सूर्य यानी कि सन और चंद्रमा यानी कि मून के संयुक्त इफेक्ट से ये क्या होता है? समुद्र के जल उठता है। और समुद्र का जल उठने को टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र का जल जो उठता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, इसे टाइड यानी कि ज्वार कहा जाता है। और जब ये ज्वार, जो समुद्र का जल उठ चुका था, इसे टाइड कहते हैं। और जब ये ज्वार उठ करके फिर से अपने नॉर्मल स्थिति में जाती है तो उसे भाटा कहा जाता है, यानी कि इब कहा जाता है। अब हम इसे ये जानते हैं कि हर समय तो लाइन पे रहेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एक ही लाइन में रहेगा। चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, तो ये कभी इस जगह पे आएगा और इस जगह पे समकोण की स्थिति बनती है। सूर्य चंद्रमा से, पृथ्वी चंद्रमा और इधर सूर्य है, तो समकोण की स्थिति जब बनती है तो इस समय जो ज्वार भाटा उठता है ये उतना इंटेंसिटी वाला नहीं होता है। लेकिन जब सीजीगी होता है, एक लाइन में जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी होता है, इस समय जो ज्वार भाटा उठता है उसे तीव्र ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तीव्र ज्वार कहा जाता है या फिर वसंत ज्वार कहा जाता है। तो ये सब हम लोग ज्वार भाटा में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझ लिए होंगे। आगे देखिए, गाँव में एक बड़े पात्र में दही को भिगो कर क्या किया जाता है? उसको मक्खन निकाला जाता है। तो आप जानते होंगे कि जो क्रीम निकालने का जो क्रीम सेपरेटर मशीन होता है, क्रीम सेपरेटर मशीन, आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ाया हुआ भी है। आप देखिएगा कि जो ये सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ रहे थे, तो सर्कुलर मोशन आपको कमेंट बॉक्स या फिर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप इसे देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हमने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो क्रीम सेपरेटर मशीन होता है, ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करता है। अब हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं किसका? सर्कुलर मोशन का। तो देखिए, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ये इसके क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इधर क्या करेगा? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये यहां से चलते चलते इधर की ओर चला जाए, ठीक है, इधर की ओर चला जाए, या फिर ये यहां से चलते चलते इधर। ये सर्कुलर पाथ पर कैसे घूमते रहता है? इसको कौन पकड़ के रहता है? तो याद रखिएगा, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स के अपोजिट, चूंकि हर जगह बैलेंसिंग होता है, तो इस फोर्स के अपोजिट में एक स्यूडो फोर्स लगता है जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये दोनों, जब ये बॉडी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सेंटर की ओर खींचे रखता है, और फिर ये क्या हो? इसी डायरेक्शन में चलते रहे, इसलिए इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर, इसी अपकेंद्रीय सिद्धांत पर जो है दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, या फिर जो मक्खन यहाँ पर है वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जो आपके जितने भी गंदगी होता है कपड़ा में, वो गंदगी जो है जब वो घूमता है तो वो गंदगी क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है, सारा का सारा बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पर काम करता है। तो वॉशिंग मशीन हो गया, आपका दूध से मक्खन निकालने वाली क्रीम सेपरेटर मशीन, ये सब जो है सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करता है, अपकेंद्रण पर काम करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन के बारे में आपने सुना होगा कि जेट इंजन में क्या होता है
कि जो जेट इंजन में जो उसके फ्यूल्स क्या होते हैं, वो फ्यूल्स जलता है जब उसका कंबसन होता है, तो उस कंबसन से बहुत हाई अमाउंट में, कहा जाता है कि बहुत हाई अमाउंट में, या फिर ये कहे कि बहुत तगड़ा वाला गैस जो है ये क्या करता है, ये ईंधन के जलने से बहुत तगड़ा वाला गैस जो है ये पीछे की ओर धक्का देता है इसको। और जब ये पीछे की ओर ये धक्का देगा, जो गैस है पीछे की ओर जब इसे धक्का देगा, तो हम जानते हैं बैलेंसिंग या फिर जो मोमेंटम के बारे में आप जानते होंगे कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है, मोमेंटम होता है, संवेग होता है। तो इस ये क्या करेगा, जब इसे पीछे की ओर धक्का देगा तो उतना ही जोर से ये क्या करेगा, आगे की ओर से उतना ही जोर से, उतने ही लार्ज वेलोसिटी से अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये आगे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस सिद्धांत पर जेट इंजन जो है मोमेंटम के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। अच्छा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, इसे भी हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि कोई एक सिस्टम है जिस सिस्टम में कोई भी बॉडी है, जब तक कि उस पर बाहरी फोर्स या कुछ क्या बोलते हैं एग्जर्ट नहीं होता है, तो उसके अंदर का जो मोमेंटम है हमेशा कंजर्व रहेगा। यानी कि उसके अंदर का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक यहां से चलते हुए आ रहा है और यहां पर कोई कार जो है खड़ी है। अब कार का वेलोसिटी ये हो गया एक सिस्टम पूरा, कार और ट्रक का एक सिस्टम हो गया। अब ये जो है, मान लिया कि ट्रक बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, मान लिया कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो इसका वेलोसिटी कुछ है, इसका मास भी है कुछ, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। और ये कार जो है, ये कार चुपचाप खड़ा है, यानी कि 0 किलोमीटर पर घंटा ये खड़ा है चुपचाप, मतलब कि रेस्ट कंडीशन में। इसका भी कुछ मास होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी तो हम जानते हैं क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब ये अपना मोमेंटम लेकर के, ट्रक अपना मोमेंटम लेकर के आ रहा है और इसको धक्का दे दिया, किसे, कार को धक्का दे दिया। तो इसे जब कार को ये धक्का देता है, तो क्या इसका मोमेंटम जो इसका था, क्योंकि ये जब जैसे ही इसको धक्का देगा तो इसका स्पीड कुछ स्लो होगा, इसका स्पीड या वेलोसिटी कुछ डाउन होगा। ये जो डाउन हो रहा है, क्या इसका वेलोसिटी या फिर इसका तो मास कभी खत्म नहीं होगा, जो इसका मास है वही रहेगा, इसका जो मास है वही रहेगा, मास तो रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी इसका डाउन हुआ है, ये उतना ही वेलोसिटी किसे ट्रांसफर कर दे रहा है, तो ये कार को दे दे रहा है। जैसे ही ये इसको धक्का मारेगा तो ये बेचारा कार चुपचाप बैठा था, लेकिन ये बहुत स्पीड से आगे जाएगा, ये उतना स्पीड से ही आगे जाएगा जितना स्पीड से ट्रक अपनी वेलोसिटी को डाउन किया है। इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी खत्म नहीं हुआ है, बस एक जगह से दूसरा जगह चला गया। यही तो होता है कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। यही क्या होता है, कंजर्वेशन का प्रिंसिपल होता है कि कोई भी चीज खत्म नहीं होता है, हम जानते हैं कि वो कहां गया है। अगर आप जान रहे हैं कि कोई चीज हमारे पास से निकल कर कहीं गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जानते हैं हाँ वो सुरक्षित है, संरक्षित है। तो यही है कि जो इसके पास मोमेंटम था, ये ट्रक के पास जो मोमेंटम था, ये जानता है कि हमारा मोमेंटम कहां चला गया, तो ये कार के पास चला गया, तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहा। उसी प्रकार से जो रॉकेट होता है उसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। ये अपने अंदर के फ्यूल को जलाता है, ईंधन से क्या होता है, नीचे गैस एग्जर्ट मारता है धरती पे, पृथ्वी पर, और उतना ही स्पीड से क्या करता है, जितनी वेलोसिटी ये नीचे देता है उतना ही वेलोसिटी क्या करता है, ये आगे एग्जर्ट करता है, ये ऊपर उठ जाता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। उसी प्रकार से जेट इंजन भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब पर काम करता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए, अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल अचानक से लुप्त हो जाए भाई, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का भार क्या होगा, भार का मतलब क्या होता है, वेट होता है। भार का मतलब क्या होता है, वेट होता है। यानी कि ये एक प्रकार का फोर्स है। भार क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। लेकिन द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, आप जानते हैं कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी पृथ्वी पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन साहब ने बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होता ही होता है। उसके बीच का डिस्टेंस मान लिया आर है, उसके बीच का डिस्टेंस मान लिया आर है। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास, दोनों के मास के क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बीच के रेशियो के स्क्वायर, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आप जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि F बराबर होता है m इंटू ए, हम ये भी जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन
होगा ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के पृथ्वी अपने ग्रेविटेशन के कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचेगा तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वो कहलाता है त्वरण। किसके कारण? तो गुरुत्वीय त्वरण, उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। जैसे क्या? जी से डिनोट करते हैं। अब कोई भी बॉडी जब नीचे की ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिंचाती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है जी, और उसका कुछ मास होगा भैया, उसका कुछ मास होगा उस बॉडी का, तो मास m और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो जाएगा, तो ये कहलाता है वेट। तो हर एक बॉडी का वेट जो हम कहते हैं उसमें हम उसके गुरुत्वीय त्वरण को भी ऐड कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण को भी ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका आप जानते होंगे फॉर्मूला, इसे हम डिटेल में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन इसके बारे में आप जानते होंगे कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाइएगा, जैसे जैसे पृथ्वी से आप दूर जाइएगा, पृथ्वी के सतह से दूर जाइएगा, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो घटेगा, और जितना आप दूर जाइएगा उतना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल खत्म होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म होगा। तो याद रखिएगा, आप जितना दूर जाएंगे पृथ्वी से उतना आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा, और एक समय आएगा जब जी जीरो हो जाएगा। और उसी प्रकार से आप पृथ्वी की सतह से जितना आप नीचे जाएंगे, सतह से आप जितना नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटेगा, और एक समय आएगा जब जी जीरो हो जाएगा इसके सेंटर पर। तो अगर आपका जी जीरो हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है, तो आपका वेट जीरो होगा, ठीक है, आपका भार जीरो होगा, क्योंकि हम भार किसके साथ लेते हैं? इससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। लेकिन ये जो आपका मास है, ये जो आपका द्रव्यमान है, इस पर कभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जस का तस रहेगा, ठीक है, ये जस का तस रहेगा। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के नियम को केपलर साहब ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, ग्रहों की। हु प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स? तो केपलर ने बताया था कि ग्रहों की गति के नियम के बारे में। इसने ये बताया था कि जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर किस कक्ष में घूमते रहते हैं? तो एलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं। इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग डिटेल में यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा कि किस प्रकार से जो आपका ग्रहों का जो परिक्रमण काल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि सूर्य से जो ग्रहों का जो दूरी होता है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि ग्रह जितने दूर होंगे, मतलब डिस्टेंस जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, और सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह है, तो बताइए बुध का जो परिक्रमण काल होगा वो कम होगा, और जो सबसे दूरी पर जो ग्रह है सूर्य से उसका परिक्रमण काल ज्यादा होगा। तो इस प्रकार की बातें जो है केपलर साहब ने बताई थी, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो मैनोमीटर होता है उससे हम गैस के प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। मैनोमीटर से गैस का जो प्रेशर है उसे मेजर किया जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। समुद्र की गहराई फैदम, जो कि आप जानते हैं, फैदम के बारे में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा हुआ है। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। जो क्रायोमीटर होता है, तो क्रायोमीटर सुन करके आपको पता होना चाहिए कि ये लो टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो लो टेम्परेचर का मेजरमेंट जो है क्रायोमीटर से पता चलता है। और डेजीमीटर से हमें क्या पता चलता है? तो गैसों के डेंसिटी को हम डेजीमीटर से पता करते हैं। तो याद रखिएगा, मैनोमीटर गैसों के दाब का, यानी कि गैसों के प्रेशर का मेजरमेंट करके देता है। जो फेदोमीटर होता है वो समुद्र की गहराई हमें पता चलता है इससे। क्रायोमीटर से हमें निम्न ताप यानी कि लो टेम्परेचर का पता चलता है, और जो डेजीमीटर होता है वो गैस का घनत्व। अच्छा, निम्न ताप के बारे में बात हो गया, तो याद रखिएगा एक पायरोमीटर होता है, ठीक है, पायरोमीटर होता है। इससे हाई टेम्परेचर, जिस प्रकार से निम्न ताप का मेजरमेंट हम क्रायोमीटर से करते हैं, उसी प्रकार से पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। अब देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनमें से अल्ट्रावायलेट में, विजिबल लाइट में, गामा रेज में, इनमें से सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है वो आपका
इंफ्रारेड का होता है, यानी कि अवरक्त विकिरणों का सबसे अधिक वेवलेंथ होता है इन सब रेज में। देखिए अवरक्त विकिरणों की वेवलेंथ रेंज की बात करें तो ये इसका वेवलेंथ रेंज होता है 7.82 माइनस 10 टू द पावर 7.8 इंटू माइनस 10 टू द पावर -7 से लेकर के 10 टू द पावर -3 मीटर तक वेवलेंथ का रेंज होता है। किसका? अवरक्त विकिरणों का, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन का। अच्छा, इसके अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें, इसका जो आवृत्ति होता है, इसके फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो ये होता है 10 टू द पावर स्क्वायर से 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज तक, ठीक है, आवृत्ति होता है। अगर बात करें कि ये जो अवरक्त विकिरण है, ये अवरक्त विकिरण है, ये आपका हीट रेडिएशन, एक तरह से हीट रेडिएशन है। जिस बॉडी पर इंफ्रारेड, जिस भी बॉडी पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ेगा, उसका हीट, उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, इंफ्रारेड रेडिएशन के कुछ यूजेस भी है क्या? इंफ्रारेड रेडिएशन के कुछ यूजेस भी है क्या? तो याद रखिएगा, इसका यूजेज फोटोग्राफी में होता है। किसमें? फोटोग्राफी में। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज फोटोग्राफी में होता है, ऐसे जगहों पर जहां पर कि हमें कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई देता, जैसे कि कोहरा वगैरह में, ठीक है, कोहरा वगैरह में जो फोटोग्राफी होता है उसके लिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। वहीं पर जो कुछ पेशेंट्स वगैरह का हॉस्पिटल्स में सेकाई होता है, ठीक है, गर्माहट दिया जाता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू दिया जाता है। और एक टीवी के रिमोट कंट्रोल वगैरह में जो रेडिएशन आप देखते हैं, जैसे कि जैसे ही दाब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये किसके कारण होता है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए, ध्वनि के स्वर की पिच निर्भर करती है किस पर? द पिच ऑफ साउंड, साउंड जो है किस पर डिपेंड करता है? तो उसके फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? पिच, साउंड का जो पिच है, साउंड का जो पिच है वो किस पर डिपेंड करता है? उसके फ्रीक्वेंसी पर, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा साउंड की पिच पर बात कर लेते हैं। साउंड का पिच, जिसे हिंदी में कहा जाता है तारत्व। क्या कहा जाता है? तारत्व कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? तारत्व कहा जाता है। अब पिच की अगर बात करें तो पिच जो होता है, अगर साउंड का पिच ज़्यादा हो गया, साउंड का पिच अगर ज़्यादा हो गया, पिच का मतलब जैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि पिच क्या है, मतलब पिच पर क्या असर पड़ता है साउंड का, तो एक अपने दोस्त के पास जाइए और उसका गला दबाना शुरू कर दीजिए। ऐसा कीजिएगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप उसका गला दबाते हैं तो उसका पिच क्या होता है? उसके साउंड का पिच ज़्यादा होता है। और अगर साउंड का पिच ज़्यादा हो जाएगा तो देखिएगा वो कैसे बोलेगा? अरे अरे, मतलब कि अगर उसका आवाज़ मोटा है तो पतला आवाज में वो बोलने लगता है। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, जो उसका आवाज है उससे वो पतला आवाज हो जाता है। तो पिच जैसे ही ज्यादा हुआ तो साउंड जो है, मतलब जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो क्या होता है? पतली आवाज निकलने लगती है। पिच ज्यादा तो आवाज पतली। अच्छा, पिच कम हो गया, साउंड का पिच कम हो गया तो आवाज मोटा होने लगता है। जैसे कि हम लोग, यानी कि लड़कों का पिच, बताइए आप क्या होगा? लड़कों का पिच, साउंड का पिच क्या होगा? कम होगा। और साउंड का पिच है कम है, इसीलिए हमारा आवाज जो है थोड़ा मोटा होता है। और जो लड़कियों का पिच, साउंड का पिच होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए उसका आवाज पतला होता है। अब यहां पर पिच और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच होता है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच। जैसे कि लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा पटर पटर करती है कि लड़के ज्यादा पटर पटर करते हैं, ये साइंस नहीं है, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि पटर पटर ज्यादा कौन करती है? अगर दो लड़की आपस में बैठी है तो क्या वो चुपचाप बैठ पाएगी? नहीं। तो ज्यादा पटर पटर मतलब कि साउंड का फ्रीक्वेंसी या उसके ध्वनि का फ्रीक्वेंसी बार बार ज्यादा ज्यादा कौन बोलेगी? लड़कियां बोलेगी। तो पिच ज्यादा है, और याद रखिएगा पिच ज्यादा है मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? तो लड़कियों के साउंड का, मतलब वो पटर पटर ज्यादा करती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आप ये भी जानते हैं कि मतलब उसका आवाज भी पतला है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, और पिच ज्यादा तो आवाज पतला, ठीक है, आवाज पतला। और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है? हम थोड़ा कम ही भी बोल लेते हैं, ऐसे बहुत केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कम बोला जाता है इसके कंपैरिजन में। तो फ्रीक्वेंसी कम तो आवाज मोटा। तो याद रखिएगा, साउंड का पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए, घरेलू विद्युत तार स्थापन, यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग में कैसे, किस प्रकार का वायरिंग किया जाता है? तो हम पहले भी इसके बारे में पहले क्लास में भी चर्चा किए हुए हैं कि पैरेलल इसे कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। पैरेलल में कैसे अप्लायंसेस को या फिर रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में हमने बताया था कि अगर रेजिस्टेंस है, इसे पैरेलल में इस प्रकार से जोड़ा जाए, पैरेलल समानांतर, ठीक है। अब मान लिया कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, और यहाँ से किसी बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आप देंगे तो यहाँ से जो करंट जाएगा तो ये करंट यहाँ पर बट जाएगा, हर एक ब्रांच में करंट बट जाएगा, I1, I2, I3। लेकिन यहाँ से जो इसका जो वोल्टेज है, मतलब जो सप्लाई दे रहे हैं, इसका जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज आपको एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं।
यही वोल्टेज आपको R1 के थ्रू भी देखने को मिलेगा, यही वोल्टेज आपको R2 के थ्रू भी देखने को मिलेगा और यही वोल्टेज आपको R3 के थ्रू भी देखने को मिलेगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है हर एक अप्लायंसेस के थ्रू, और जो करंट होता है वो बट जाता है, तो आप इसे कहेंगे पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है कि अगर किसी भी एक ब्रांच में, किसी भी एक ब्रांच या किसी एक लेग में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है तो केवल वही लेग खराब होगा, बाद बाकी सारा जो इसका ब्रांचेज है वो सही से काम करते रहेगा। तो हमारे घरों में जो है बल्ब हैं, अप्लायंसेस हैं, जो भी है, अगर एक खराब हो गया तो क्या उसके कारण सारा खराब हो जाना चाहिए? नहीं, मतलब वो खराब है उसको ठीक करके जोड़ दिया वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही ऐड किया जाता है। सीरीज की बात आगे करेंगे। अच्छा देखिए, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आप बोलिए, आप अपने घर में स्विच जैसे ही ऑन करते हैं, स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो स्विच ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहां से आपने भेजा। अब इलेक्ट्रिसिटी आपने भेजा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजा, और आपके घर का फैन जो है, आपके घर का फैन जो है ये चलना स्टार्ट हो जाता है, ये चलना स्टार्ट हो जाता है, इसका ये चलना स्टार्ट हो जाता है फैन। अब फैन को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और ये चल करके मैकेनिकली ये क्या होता है, घूमने लगता है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया इसको, ये फैन क्या होता है, मैकेनिकली घूमने लगता है, और मैकेनिकली घूमकर, जब तक ये मैकेनिकली आंतरिक तरीके से मैकेनिकली घूमता है तभी तो जाकर हमें हवा लगता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फैन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। तो फैन ये नहीं करता है, फैन के अंदर आप जानते हैं एक कॉइल होता है जिसे कि मोटर कहा जाता है। क्या मोटर कहा जाता है? ये मोटर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप घर में अपने पानी का जो आपका मोटर होता है, आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं मोटर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से चला, अब मोटर के पास गया, ये मोटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी के थ्रू ये अंदर से पानी खींचकर आपको देता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि मोटर जो होता है, जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं पर एक बात आप देखिएगा कि आपके घर में कोई शादी विवाह या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में जनरेटर लगा होता है। अब ये जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग कि उसको घुमा करके, हाथ से घुमाइए या फिर किसी भी प्रकार से उसे घुमाइए, उसे घुमाते हैं मैकेनिकली, जब उसे एनर्जी देते हैं तो वो घूमता है, और जब उसे मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, घुमाते हैं हम लोग, तब जाकर ये जनरेटर क्या करता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट आपका जनरेटर करता है और मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को क्या कहा जाता है? देखिए, जैसे कि अभी आप लोग बहुत सुनते होंगे कि गूगल में कुछ बग खोज दिया, कुछ फेसबुक में कुछ बग खोज दिया उसके प्रोग्रामिंग में। तो कंप्यूटर फील्ड में, ठीक है, किसी भी टाइप का रॉन्ग डेटा जो होता है उसे बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स डन। 1 बाइट किसके बराबर होता है? एक बाइट जो है, मेमोरी के बारे में आप जानते होंगे, बीट बाइट। ठीक है, तो एक बाइट जो होता है उसमें 8 बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? 8 बाइनरी डिजिट होता है, 0101। ये बाइनरी डिजिट के बारे में कंप्यूटर में आप पढ़े भी होंगे और हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ये बाइनरी डिजिट होता है। अब देखिए, पृथ्वी केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार शून्य हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है? उसके मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो कब होगा? देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी का मान, पृथ्वी से आप जितना ऊपर जाइए, मतलब एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र खत्म हो जाएगा, यानी कि जी खत्म हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा। लेकिन जी जीरो होगा तो आपका वेट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इस बॉडी का जो यहां से निकला था उसका मास नहीं बदलेगा, मतलब मास अपरिवर्तित रहेगा। उसी प्रकार से पृथ्वी की सतह से नीचे जाते 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 और उसके सेंटर पर पृथ्वी के सेंटर या जो केंद्र होता है पृथ्वी का, यहां पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो जी जीरो हो जाएगा। अब जी अगर जीरो होगा तो वेट जीरो होगा, लेकिन मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मास अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल जो है ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसके बारे में भी केमिस्ट्री में जब थ्योरी क्लास करेंगे तो वहां हम लोग डिटेल में हर एक एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, गन मेटल की अगर बात करें, गन मेटल, तो ये किसका मिश्र धातु है? इसमें कॉपर होता है, इसमें टीन होता है, इसमें कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। कॉपर, टीन और जिंक होता है। अच्छा, इसमें कुछ परसेंटेज का हिसाब होता है। जब आप एक कॉपर यानी कि तांबा, टीन यानी कि स्टेनस और जिंक, जब आप इसे मिलाएंगे, मिलाकर के जो एलिमेंट या तैयार होता है जो मेटल, उसे गन मेटल कहा जाता है। अब कॉपर का इसमें अमाउंट होगा लगभग 87%, 87% और
13% होता है 87, 10% के आसपास आपका स्टेनस होता है, टीन होता है, और 3% के आसपास क्या होता है आपका जिंक होता है। तो ये 87% कॉपर, टीन होता है 10% के आसपास, और जिंक होता है आपका 3%। वहीं पर आप पीतल के बारे में देखते होंगे कि पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। तो कॉपर और जिंक केवल अगर मिलाया जाए तो पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल। अच्छा, कॉपर का इसमें कितना परसेंटेज? तो लगभग 60 से 70% कॉपर रहता है इसमें, ठीक है। और जिंक कितना रहेगा? तो 30 से 40%। कितना? 30 से 40% पीतल में। अच्छा, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक होता है, सुनते होंगे। तो कांसा में किसका एलॉय है? कांसा किन किन एलिमेंट्स का एलॉय है? तो इसमें कॉपर मिलाया जाता है और टीन मिलाया जाता है। जैसे कि पीतल में कॉपर के बाद क्या मिलाया जाता है? कॉपर में जिंक मिलाया जाता है। अगर कॉपर में टीन आपने मिला दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। इसमें कॉपर होता है 88% कांसा में, और टीन जो होता है ये होता है 12%। एक आपने जर्मन सिल्वर के बारे में सुना होगा, जर्मन सिल्वर। अब ये सिल्वर है, क्या ये सिल्वर है, चांदी है, इसमें सिल्वर डाला जाता है? नहीं। जर्मन सिल्वर एक जो एलॉय, किसका एलॉय है? तो याद रखिएगा कॉपर का, जिंक का, और किसका? जिंक का और निकेल का। देखिए, कॉपर, जिंक और टीन क्या बना? गन मेटल। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक और निकेल मिला देते हैं। अच्छा, इसमें कॉपर जो होता है इसका कितना परसेंटेज? तो 55% कॉपर होता है। जिंक की बात करें तो 25%, और निकेल की बात करें तो 20%। तो ये कुछ एलॉयज हैं, इसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसे डिटेल में एलॉय करेंगे, अयस्क करेंगे, ये सब हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर अच्छे से आप सपोर्ट करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आगे कहते हैं, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, मतलब अंधता मतलब कि ब्लाइंडनेस आता है, तो उस प्रकार का हानिकारक पदार्थ क्या है? बताइए। तो देखिए, ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये बहुत विषैला, क्या बोलते हैं, बहुत विषैला क्या बोलते हैं, द्रव्य है, मतलब कि टॉक्सिक लिक्विड है। ये मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक लिक्विड, ठीक है, टॉक्सिक लिक्विड। अल्कोहल है तो ये शराब टाइप से है। अब टॉक्सिक लिक्विड इसका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, मतलब कि अंधता भी आ सकती है। ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसके सेवन करने से, इसका जब आप इसको पिएंगे तो आपको अंधता भी आ सकती है, अंधापन भी आ सकता है, ब्लाइंडनेस भी। और अगर बहुत ज़्यादा अगर मिथाइल अल्कोहल को इंटेक कर लिया जाए, इसको ड्रिंक कर लिया जाए, तो डेथ भी हो जाती है, ठीक है, मतलब मृत्यु भी हो जाती है। आप हमेशा सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो ये किसके कारण होता है? तो मिथाइल अल्कोहल का जो परसेंटेज है, जो गांव घर में जो शराब बनाते हैं तो उसको पता नहीं होता है, कुछ कंपोनेंट ज़्यादा या कम हो जाता है, जिस कारण से मिथाइल अल्कोहल पीने से लोगों की डेथ हो जाती है। और जहरीली शराब यही मिथाइल अल्कोहल के कारण होता है। क्या मिथाइल अल्कोहल का कुछ यूज भी है? मिथाइल अल्कोहल का कुछ यूज भी है, तो याद रखिएगा, पेट्रोल के साथ इसको मिलाकर, पेट्रोल के साथ मिथाइल अल्कोहल को मिला करके फ्यूल की एज अ ईंधन क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। और कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल पेंट बनाने में भी मिथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो बस ये याद रखिएगा। आगे देखिए, भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। क्या है? मंदक है, ठीक है। अब ये मंदक कैसे? भारी जल क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है इधर हल्के पदार्थ में जो कि रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव होने का क्या फॉर्मूला होता है? N/P अगर 1.5 से ज़्यादा हो जाए, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये जो वाटर है, वाटर का जो हल्का वाला पदार्थ, और ये 1H2 यानी कि जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। क्या? ड्यूटेरियम कहा जाता है। इसे भारी जल का, मतलब जिसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ये एक भारी समस्थानिक है। क्या है? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। हम जानते हैं H2O बराबर, H2O क्या है? जल है। साधारण जल जिसे कहा जाता है H2O, और साधारण जल H2O है। और अगर ये इस जल का जो एक समस्थानिक है जिसे D से डिनोट किया जाता है, इससे अगर जल बनता है D2O, जिसे भारी जल कहा जाता है, तो यह भारी जल है। किसका? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम के द्वारा जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बनाता है, वो भारी जल कहलाता है। क्या कहलाता है? भारी जल। और ये भारी जल जो होता है, इसे हम न्यूक्लियर जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियर या फिर कहें कि न्यूक्लियर फिजन होता है, या नाभिकीय विखंडन, जो चेन रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा कि इसके जो यूरेनियम के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में, यूरेनियम का जब नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में जो नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? वहाँ से निकलते हैं, और उस न्यूट्रॉन्स का
जो वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है इसका, और इसके वेलोसिटी को कम करने के लिए हम D2O का यूज करते हैं, मतलब कि भारी जल का यूज करते हैं। इस नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को कम करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। अच्छा, हम भारी जल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट। भारी जल के D2O, ठीक है, D2O के बारे में बात करते हैं। तो इसका खोज जो है, भारी जल का खोज, हाइड्रोजन के समस्थानिक भारी जल का खोज जो है 1932 में यूरे और वॉसबर्न के द्वारा किया गया था। यूरे और वॉसबर्न के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, यूरे और वॉसबर्न के द्वारा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे देखिए, कहा जा रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो चैडविक, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी। और कब करा गया था, तो याद रखिएगा 1932 में, 1932 में, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, तो आपको पता भी होगा, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। वहीं पर प्रोटॉन की खोज किसने करी है, तो प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन ने करा है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा है, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन तो हमने देख ही लिया कि इसका खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया 1932 में। आगे देखिए, कहा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ प्रकृति में नीचे में कौन है। लोहा, ये तो फेरोमैग्नेटिक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक, और ये देखिए ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिज्म के नेचर दर्शाता है, पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, तो ये सब कुछ हम लोग जब फिजिक्स करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे से आपको बता देंगे। यहाँ डिटेल में इतना नहीं कर सकते हैं पैरामैग्नेटिक, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो प्रकृति में ऑक्सीजन है ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब यहाँ से देखते हैं, 7 मीटर त्रिज्या, एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कुछ इतना आपको नहीं परेशान होना है। तो देखिए 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान गति से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। मतलब कि कोई एक सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, इस सर्कल पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक चक्कर लगाएगा, मतलब कि सर्कल का एक चक्कर लगाने का मतलब है कि इसका पूरा सर्कमफ्रेंस का क्या कर लिया, एक चक्कर लगा लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये जो सर्कल का पूरा एक डिस्टेंस एक चक्कर लगाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, पूरा इसके सर्कमफ्रेंस का, यानी कि आप जानते होंगे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर जानते हैं ना, तो इसका ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर के बराबर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर के बराबर। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या दे दिया गया है, त्रिज्या कितना दिया गया है, 7 मीटर त्रिज्या दिया गया है। और उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है किस स्पीड से गति कर रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर रहा है। कितना, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर रहा है। तो एक चक्कर मतलब डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, बस यही पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और यहाँ पर पूछ रहा है टाइम, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, टोटल एक चक्कर लगाने में ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, और वेलोसिटी कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर, अच्छा पाई को हम किससे कर सकते हैं, पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14 करते हैं, तो 22/7 ले लेते हैं। अच्छा, आर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है। अच्छा, ये 4 नीचे हो गया, तो ये टाइम कितना निकलेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 11, यानी कि 11 सेकेंड टोटल एक चक्कर पूरा करने में इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कल पर एक चक्कर पूरा करने में लगेगा। यहां से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है विराम से प्रारंभ करके, यानी कि शुरुआत में कोई जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट कंडीशन में था, किसमें, रेस्ट अवस्था में था, विरामावस्था में था। और जब रेस्ट में कोई वस्तु होता है तो उसका वेलोसिटी, जिसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, वो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, किससे, यू से डिनोट करते हैं।
करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट में था। अब कहा जा रहा है कि विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से चलती है, यानी कि एक्सेलरेशन यहां पर दे दिया गया कितना, 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब विराम में था, रेस्ट कंडीशन में था और वो स्टार्ट करता है और 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो चलना शुरू कर देता है। वस्तु के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालिए। तो इसी प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपको थ्योरी क्लास में भी करवाया जाएगा और साइंस का जो ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज है इसमें भी अच्छे से करवा दिया जाएगा, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद टाइम बता दिया गया कि बताइए 5 सेकेंड में, शुरुआत के 5 सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर लेगा, शुरुआत के 5 सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर लेगा। तो यहां पर हमें दूरी यानी कि डिस्टेंस का पता करना है, एस बराबर निकालना है। तो फिजिक्स का जब आप पढ़े होंगे या फिर जब यहां पर जो है पूरा फिजिक्स अच्छे से करवा दिया गया, पूरा नहीं करवाया गया लेकिन जो सर्कुलर मोशन है ये सब, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अच्छे से समझाकर कंप्लीट करवाया गया है और पूरा फिजिक्स और आगे भी करवाया जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आप जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है जो कहा जाता है वी बराबर यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर यू भी, यू के बारे में मतलब रेस्ट कंडीशन से शुरुआत हुआ तो यू भी दिया गया है। यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, हमें डिस्टेंस पता करना है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब हमको एस पता करना है, एस। तो एस बराबर क्या है, यू की जगह 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी, तो ए कितना है 16 है और टी कितना है 5 सेकेंड है, तो स्क्वायर इसे कर देंगे क्योंकि सब कुछ एक ही यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड में है, सेकेंड में है, तो हम यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सारे के सारे यूनिट को आपको एक यूनिट में, सेम यूनिट में करके बनाना होगा, और यहाँ पर सब सेम यूनिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हाफ हो गया 16 और इंटू 25, 16 इंटू 25 क्योंकि 5 पर स्क्वायर 25 होगा, तो 2 8 16 और 25 8 200, यानी कि ये कितना दूरी तय कर लेगा 5 सेकेंड में, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चलता है और 5 सेकेंड में ये 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ये बात आपको पता हो गया होगा। आगे देखिए कहा जा रहा है एक वस्तु विरामावस्था से, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यहां भी दे दिया गया 0, ठीक, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यहां भी दे दिया गया 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहां भी 0 दे दिया गया है। अब आगे बात करते हैं, कहा जा रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था में 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण से चल रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन दे दिया गया है। ये जो हमने पीछे जो हमने सवाल किया है सेम वही उसी तरीके से ये बनेगा, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे देखिए कहा जा रहा है एक चलती हुई कार में कार चल रही थी, ठीक है, और ब्रेक लगाने से, चूंकि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता है जिसे रिटार्डेशन कहा जाता है, अगर एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ता है और स्पीड घटता है तो वो मंदन होता है, डी एक्सेलरेशन होता है। तो कह रहा है कि एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गाड़ी जो है 10 सेकेंड में रुक जाती है। कोई एक कार चल रहा था, ठीक है, कोई एक कार चल रहा है भैया, अब ये चलते चलते ये ब्रेक लगा लेता है और ब्रेक लगाता है तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस कार का रुकना शुरू होता है, ठीक है, ये मतलब रिटार्डेशन होता है, डी एक्सेलरेशन होता है, और ये आगे जाकर के 10 सेकेंड में ये कार रुक जाती है। तो बताइए इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, मतलब कि पहले इसका वेग कितना था और 10 सेकेंड में ये रुक जाती है, और रुक जाने का मतलब कि इसका फाइनल वेलोसिटी, देखिए यू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और वी होता है फाइनल वेलोसिटी, तो 10 सेकेंड में आगे जाकर के ये कार रुक जाएगी, और रुक जाने का मतलब कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। और u यहां पर पूछा जा रहा है, u पूछा जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जब वेलोसिटी था इतना, उसके बाद कार में ब्रेक लगाया तो आगे जाकर रुक गया, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, v के बारे में हमें पता है। यहां पर एक्सेलरेशन दिया गया है, मतलब डी एक्सेलरेशन है, और टाइम दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी। अब ये प्लस किसके लिए है, तो एक्सेलरेशन के लिए है, और अगर माइनस डी एक्सेलरेशन है तो आपको लगाना होगा u माइनस ए टी, ठीक है, डी एक्सेलरेशन है क्योंकि माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया गया है तो माइनस ए टी लगेगा। अब v बराबर क्या है, आगे जाकर के ये रुक जाता है तो v बराबर हो जाएगा 0। अच्छा u निकालना है तो u तो ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव है तो माइनस ए कितना दिया गया है 2.5, और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड का, ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u बराबर, चूंकि नेगेटिव में है तो इधर चला आएगा 0 के साइड,
तो u बराबर हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि शुरुआत में ये 25 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा था और 2.5 मीटर के स्क्वायर से जो है इस पर ब्रेक लगा, 10 सेकेंड में ये जाकर के रुक गई। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर 8 सेकंड में वो बस रुक जाती है, 8 सेकंड में वो बस रुक जाती है। तो बताइए बस का त्वरण क्या होगा। ठीक है, बस का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मतलब कि एक बस जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सेकेंड में है, ये घंटा में है, तो आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो 18 तिया 54, तो यहाँ से हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 15 मीटर की गति तय कर रही है। तो बस का इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाने पर 8 सेकेंड में बस रुक जाती है। तो 8 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी इसका कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि रुक जाने का मतलब 0 हो गया। अब कह रहा है कि बताइए, और टाइम कितना, 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद बस रुक जाती है, 8 सेकंड के बाद बस रुक जाती है, मतलब वेलोसिटी फाइनल 0 हो गया। तो यहां से पूछा जा रहा है कि बताइए बस का त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, बस का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो रुक जाती है तो एक्सेलरेशन तो यहां डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जैसे ही 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या फिर 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चल रहा था, ब्रेक लगाने के बाद 8 सेकंड में ये बस रुक जाती है। तो ब्रेक लगाएगा तो यहाँ किस टाइप का एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर रिटार्डरेशन देखने को मिलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला लगाइए, v बराबर u प्लस at। अब यहाँ पता नहीं है रिटार्ड या फिर एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब भी क्या है, 0, क्योंकि बाद में जाकर के रुक जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15 है, और प्लस ए जो है, ए हमें निकालना है, और टाइम दिया गया है 8 सेकेंड। अब देखिए 8a इज इक्वल टू -15, क्योंकि उधर जाएगा प्लस में तो माइनस होगा। अब ए बराबर क्या होगा, माइनस में आ ही गया, एक्सेलरेशन माइनस में आ गया क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। और 8 से 15 यानी कि 8 एकम 8, और कितना बचेगा 7, तो 8 नमा इस तरह से, तो 1.8 माइनस 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ में इसका एक्सेलरेशन होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे एक्सेलरेशन क्या है, -1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। देखिए जब केमिकल बॉन्डिंग हम करेंगे तो वहां पर हम केमिस्ट्री में, ठीक है, वहां पर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जानेंगे। सिग्मा बॉन्ड मतलब कि सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर कहा जा रहा है बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। तो देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला C6H6, और C6H6 का मतलब है कि 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को पहले रखिए, 1 मिनट दूसरी जगह बनाते हैं, इससे पहले मिटा लेते हैं। चलिए 6 कार्बन है भैया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ठीक है, तो हमारा 6 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन, देखिए कार्बन का बॉन्ड कितना होता है भाई, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो इसके पास 4 फ्री बॉन्ड होते हैं जिसमें कि कोई भी आकर जुड़ सकता है, जैसे कि CH4 इस तरह से होता है, तो 4 हाइड्रोजन लग जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक अब क्या है, एक बॉन्ड से लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, तो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड। तो यहाँ इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड डाल दिया। तो देखिए इसके पास 4 बॉन्ड है, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ 1 बॉन्ड डाल दिया। तो डबल बॉन्ड एक छोड़ करके एक यहाँ पर रहता है। ठीक है, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड रहता है। तो अब आप देखिए हर एक कार्बन के पास अपना 4 बॉन्ड है, हर एक कार्बन के पास अपना 4 बॉन्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड जहाँ भी दिखे आपको, वहाँ पर आप कहिएगा कि ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड आपको जहाँ पर भी दिखे आप क्या कहिएगा कि ये आपका पाई बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो आप 3 डबल बॉन्ड देखकर यानी कि 3 पाई बॉन्ड देख करके भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है और 3 यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। तो 3 सिंगल बॉन्ड तो होगा नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आपको बहुत दिख रहा है, तो इस तरह से आप टिक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए कितने सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की संख्या देखिए, सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से देखते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, पांचवा सिग्मा बॉन्ड, छठा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सातवां सिग्मा बॉन्ड, आठवां,
9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अब आगे देखिए यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कितने हैं, तो यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, CH4N2O, CH4N2O। तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला आप जानते होंगे तो आप आराम से कह सकते हैं कि इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। चूंकि यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर है और इसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का प्रोटीन पौधों के प्रोटीन सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। और नाइट्रोजन के और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं यूज है प्लांट के लिए, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो है आप जानते होंगे दलहनी पौधे में कौन करता है, राइजोबियम वगैरह के बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है पौधों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग समझ गए यूरिया के बारे में। यूरिया देखिए रंगहीन, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, गंधहीन होता है और ये यूरिया विषैला पदार्थ है, ठीक है, विषैला पदार्थ है, यूरिया विषैला पदार्थ है। तो चलिए यूरिया में हमने देख लिया। आगे देखिए कहा जा रहा है कि सबसे उष्मा का सबसे कुचालक यहाँ पर कौन है। देखिए तांबा जो है, सीसा और जस्ता, इन सब में पारा जो है उष्मा का सबसे कुचालक बैड कंडक्टर है। पारा, मरकरी जो है हीट का, याद रखिएगा मरकरी हीट का बैड कंडक्टर है, लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, याद रखिएगा। कह रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया है, तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये सवाल। तो विटामिन के जो है वो आपके रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है। जब हम ब्लड करेंगे तो वहाँ अच्छे से देखेंगे। अच्छा, ब्लड में जो विटामिन है, जो ए विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों विटामिन जो है इसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। क्या, वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। और एक होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ये होता है वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। बस यहाँ से इतना याद रखिएगा। अब देखिए महिला सेक्स हार्मोन क्या है। महिला सेक्स हार्मोन जानते होंगे आप, महिलाओं में जो जनन हार्मोन या फिर सेक्स हार्मोन कहा जाता है वो आपका एस्ट्रोजन है। कौन सा, एस्ट्रोजन है, याद रखिएगा। एंड्रोजन तो आप जानते होंगे ये पुरुष के लिए है। ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो ये एस्ट्रोजन हो गया। आपका जो इंसुलिन है, देखिए हम जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो वहाँ पर अच्छे से ये सब देखने वाले हैं। तो जो ये एस्ट्रोजन होता है ये महिलाओं के जिसे कहा जाता है सेक्स हार्मोन, ठीक है। आगे देखिए ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे जो शरीर में पेंक्रियाज होता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, तो अग्नाशय के बीटा सेल से, यानी कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। याद रखिएगा पेंक्रियाज में अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए ये ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन भी एक मतलब महिलाओं से संबंधित हार्मोन ही, याद रखिएगा महिलाओं से संबंधित हार्मोन ही है ऑक्सीटोसिन जी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन जो है इसका काम क्या होता है कि जो आप जानते हैं कि जो माता और उसके बच्चे में जो माँ जो होती है अपने बच्चे को जब गले लगाती है, उसको चूमती है, ठीक है, तो इन सब के समय में एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि माँ का जो दूध होता है, माँ का दूध जो होता है इससे बढ़ता है, ठीक है, इससे बढ़ता है। और जो इससे संबंधित जो क्या बोलते हैं, ये आप कह सकते हैं कि माँ और बच्चे के बीच जो प्यार होता है या फिर उस समय जो गले लगती है, चूमती है या फिर और भी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती है जिससे कि हमें खुशी की अनुभूति होती है, तो उस समय ऑक्सीटोसिन, महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है। और इसी हार्मोन के कारण महिलाओं में, चूंकि बच्चे और माँ का जब प्यार होता है तो मिल्क का इजेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, दूध का इजेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया ऑक्सीटोसिन के बारे में। अब यहाँ से देखिए एस्ट्रोजन जो होता है महिला संबंधी हार्मोन है, ठीक है, महिला संबंधी हार्मोन है। और ये जो एस्ट्रोजन है इसका उत्पत्ति या फिर कहाँ से होता है, तो ये महिलाओं के अंडाशय से होता है। याद रखिएगा महिलाओं के अंडाशय से इसकी उत्पत्ति होती है। और कहा जाता है कि जो मुख्य प्रकार के एस्ट्रोजन है, कहा जाता है कि प्रमुख एस्ट्रोजन जो है उसे भी याद रख लीजिएगा, एस्ट्रेडियल नाम है उसका। क्या, एस्ट्रेडियल एस्ट्रोजन। महिलाओं के अंडाशय से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का सेक्रेशन होता है, स्रावित होती है। और उसमें मेन जो एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रेडियोल है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, इसका काम क्या होता है, याद रखिएगा जो महिलाओं में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स का जो
डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो, ये कौन डिसाइड करता है? तो आप महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन, याद रखिएगा, महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये तो एस्ट्रोजन की बात है। और अंडाशय से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में ही होता है, जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। तो महिलाओं के अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन का क्या काम है? मेन एस्ट्रोजन कौन है? सेकेंडरी सेक्सुअल क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को का डेवलपमेंट जो है वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। और प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन जो होता है अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम, याद रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि यहाँ से होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है महिलाओं में उसके गर्भ धारण करने के लिए जितने भी मतलब जो महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं, अब गर्भ धारण के लिए जितने भी आवश्यक लक्षण होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन ही उसको क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है। गर्भ धारण करने के लिए महिलाओं में जितने भी लक्षण होने चाहिए, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्टिवेट करने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है। तो ये सब कुछ बातें हैं, हम लोग जब ग्लैंड वगैरह पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग देखेंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, इसको 1 या 2 बार सारे के सारे सवाल को देखिएगा। जो नोट्स है उसे आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। आपके सपोर्ट से ही हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आपके रिस्पॉन्स से ये जो सीरीज है, अगर आप कहेंगे तो रेगुलर तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।